क्यों री अंगूरी, 5-5 बेटे कुंवारे बैठे हैं और तू आराम से बैठी सिर में चमेली का तेल लगा रही है। आखिर सोच क्या रखा है? इनकी शादी करनी है या नहीं, या बूढ़े बैलों की ही बारात निकालनी है? शांता, तुम्हारी तरह अनपढ़ गवार बहुएं नहीं लानी मुझे, समझी? मेरी बहुएं तो लाखों में एक होंगी, दुनिया से अलग। हाँ हाँ, तुम्हारी बहुएं ही दुनिया से अलग आएंगी। हमारी बहू अनपढ़ तो अनपढ़ ठहरी है, तुम ले आना अंग्रेजन बहू। हाँ। देखना, अंग्रेजन बहू हिलाऊंगी और तुम सब लोग खड़ी देखती रहना। हाँ, अब मेरे बेटों की शादी तब तक नहीं होगी जब तक उनके लिए अंग्रेजन लड़कियां नहीं मिल जाती। शांता ने मोहल्ले भर में ये खबर फैला दी। अब सारे पड़ोसी अंगूरी की अंग्रेजन बहुओं के इंतजार में थे। बात अब अंगूरी की इज्जत की थी। उसने बेटों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे अंग्रेजन बहू ही चाहिए। 2 साल बीत गए। 4 बेटे विदेशी लड़कियों से शादी कर घर ले आए। दरवाजे की डोरबेल बजी। अंगूरी चिढ़ते हुए बोली, अरे जरा होश भी कर लो, आती हूँ। बुढ़ापे में पैरों से चला भी नहीं जाता। अरे आई बाबा आई। अंगूरी ने देखा तो उसके चारों बेटे 4 फॉरेनर लड़कियों के साथ खड़े थे। अंगूरी ने हैरानी से पूछा, अरे लड़कों, ये लड़कियां कौन हैं? अंग्रेजन मालूम पड़ती हैं। काश बेटा इस तरह तुम मेरी बहू भी ले आते। तो बड़ा बेटा विवेक बोला, अरे माँ, ये सब तुम्हारी बहुएं ही तो हैं। तुम्हें ही तो चाहिए थी अंग्रेजन बहू। अब तो खुश हो ना? बहू तो चाहिए थी, मगर ये आधी अधूरी। ऊपर है तो नीचे नहीं, और नीचे है तो ऊपर नहीं। लेकिन क्या माँ? अरे कपड़े और क्या। माँ, आप जानती नहीं कि फॉरेनर लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। माँ, ये फॉरेनर है, फॉरेनर। अरे भैया, अब ये फॉर्चूनर भी तभी अच्छी लगेंगी जब इन पर कवर होगा। दूसरा बेटा समीर बोला, माँ, हमारी प्यारी माँ, आप इन्हें सब सिखा देना। आओ इनसे मिलो। ये हैं हमारी सबसे बड़ी भाभी डोरस, और ये उनसे छोटी एनी, ये ग्रेसी, और मेरी वाली लूना। अंगूरी चिढ़कर बोली, पता नहीं नालायक लड़कियों के नाम बता रहा है या गाड़ियों के। चलो आओ, अब बहू आ ही गई है तो जैसी भी है ठीक ही है। अरे ये दीप कहाँ चला गया? कहीं ये भी तो 5वीं बहू लेने नहीं चला गया? अरे माँ, दीप रास्ते में मिला था, आता ही होगा। लगे हाथों एक बहू और आ जाती तो मैं भी गंगा नहाती। हाँ। डोरस बोली, मॉम, यू टॉक अ लॉट, प्लीज लेट्स गो इनसाइड। भली अंग्रेज बहू आई, भला इनकी गिटर पिटर मैं कैसे समझूंगी? अंगूरी मन से बहुत खुश थी। उसके बेटों ने उसकी इज्जत जो बचा ली, वरना पड़ोसी ताने सुना सुनाकर उसका जीना मुहाल कर देते। लेकिन जल्दी ही उन चारों ने अंगूरी को परेशान कर दिया। ना तो वह घर का कोई काम करती और ना ही अंगूरी उनकी कोई बात समझ पाती। एक दिन अंगूरी दीप से बोली, दीप, मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू फॉर्चूनर आएगी तो मेरा नाम होगा, लेकिन ना भैया, ये लूना मूना से तो अपनी भारतीय बहू ही बेहतर। दीप, अब तू भी शादी कर ले, लेकिन गलती से भी फॉर्चूनर बहू मत लाना। हाँ। अरे माँ, कितनी बार समझाया आपको कि फॉर्चूनर नहीं, फॉरेनर मतलब विदेशी। एक लड़की देसी ले आ दीप, अब और विदेशी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जैसे घर ना हो चिड़िया घर बन गया हो। दीप कोमल से प्यार करता था। वह काली थी मगर दिल की बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों बाद दीप भी शादी करके कोमल को घर ले आया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे 5 बेटों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। मुझे किसी ने शादी से पहले बताया भी नहीं। एक दीप बचा था, आज वो भी बहू ले आया। डोरस ने कहा, सासू मॉम, ये इसने अपना फेस क्यों कवर किया है? आई थिंक शी इज नॉट ब्यूटिफुल। ग्रेसी, एनी, लूना, प्लीज कम एंड सी योर सिस्टर इन लॉ। एनी बोली,
जरा फेस तो गिराओ। भाभी, जब हिंदी बोली नहीं जाती तो क्यों बोलती हो? फेस गिराओ नहीं, दिखाओ बोलते हैं। कोमल, घूंघट हटाओ, अपनी जेठानियों से मिलो। लूना कहती है। वाओ, ब्लैक कोयल। एनी भी बोली। Oh, she's so black. I will call you Black Coil. चारों बहुएं कोमल का सांवला रंग देखकर हंसने लगी। कोमल उनके पैर छूते हुए बोली, पाए लागू जेठानी जी। चारों गुस्से से बोली, हम तुम्हें बुढ़ी लग रही हैं, हमारे फुट टच मत करो। सासू माँ के फुट टच करो, बुढ़ी तो वो है, हम नहीं। 4 दिन गुजर गए। कोमल ने आते ही सारा घर का काम संभाल लिया। अंगूरी भी अपनी अंग्रेजन बहुओं की बजाय अपनी सांवली बहू से बहुत खुश थी। कोमल दोनों समय अपनी सास के पैर दबाती, जिसके कारण अंगूरी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मोहल्ले पड़ोस में अंग्रेजन बहुओं की बुराई और कोमल की तारीफ होने लगी। चारों अंग्रेजन बहुओं में खुसर पुसर होने लगी। डोरस बोली, ये ब्लैक कोयल तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनता जा रहा है, हमेशा सासू माँ से चेप रहता है। एनी ने कहा, यस दी, इस कोमल को रास्ते से हटाना होगा, वरना ये तो सासू मॉम को अपने अंडर कर लेगा। वैसे भी शी इज एन इंडियन। लूना बोली, आज रात में स्लीपिंग पिल्स डाल देंगे, फिर नाइट में उठाकर कुएं या फॉरेस्ट में छोड़ आएंगे। लायन खा जाएगा एंड देन हर फिल्म इज क्लोज्ड। ग्रेसी खुश होकर कहती है, वाओ, सुपर आइडिया। चारों बड़ी बहुओं की साजिश हुई और उन्होंने कोमल को नींद की गोलियां खिलाकर जंगल में फेंकने की योजना बना डाली। डोरस ने पूछा, बट कोई फैमिली मेंबर जाग गया तो ग्रेसी बोली, नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट, आज सबको ही स्लीपिंग पिल्स खिला देंगे। वो चारों नहीं जानती थी कि कोमल उनकी बातें सुन रही है। रात हो चुकी थी और चारों बहुएं साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थी। कोमल भी देखना चाहती थी कि उसकी जेठानियां उसके साथ आखिर करना क्या चाहती हैं। 2 घंटे बाद डोरस ने कहा, कम हरी, देखो सब डीपली सो गया है। नाउ इस ब्लैक कोयल को गाड़ी में लिटाओ। प्लीज हेल्प मी एंड अटेंशन, कोई देख ना ले। कोमल को उन्होंने गाड़ी में लिटा दिया और चारों गाड़ी में बैठकर अपनी काली देवरानी को जंगल में ले गईं। कोमल उनकी सारी बातें सुनकर सोचने लगी, मेरी जेठानियां मुझसे इतनी नफरत करती हैं, मुझे पता ही नहीं था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने कोमल को एक सुनसान रास्ते पर झाड़ियों के पास लटा दिया। कोमल को छोड़कर वो जैसे ही वहां से चली, वैसे ही उनके सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। डोरस घबरा कर बोली, Oh my God, here is a big lion! शेर को देखते ही वो चारों चीख पड़ी। लूना भी चिल्लाई, Run away, otherwise lion will eat us! Run! भागते भागते वो चारों हांफने लगी, लेकिन वह जिधर भी जाती शेर उनके सामने आ जाता। कोमल, जो शांत होकर ये तमाशा देख रही थी, वह उठी और अपनी कुर्ती में छिपाया हुआ चाकू निकाला और शेर पर वार करने लगी। शेर जख्मी हो गया और फिर वहां से भाग गया। तब तक अंगूरी और उसके 5 बेटे भी वहां आ चुके थे। उन्हें देखकर उन चारों बहुओं के तो होश उड़ गए। लूना ने घबराकर पूछा, आप सब लोग इधर कैसे? तो कोमल बोली, मैंने बुलाया था। आपकी सारी बातें सुनकर मैंने इन सब लोगों को बताई। आपको रंगे हाथ पकड़कर आपको आपकी गलती का एहसास करा सके, इसीलिए इन सब ने मेरा साथ दिया। उन्हें देखकर अंग्रेजन बहुएं रोने लगी और कहने लगी, सासू मॉम, आप सब लोग आ गया, आज हम बच गया, वरना वह लायन हमें खा जाता। तुम चारों हमारे यहाँ की भारतीय कहावत नहीं जानती कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। तुम चारों कोमल बहू को यहाँ इसलिए फेंकने आई थी कि वह काली है और मेरी लाडली भी। बहू, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं है। आज उसी ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना वह शेर अभी तुम्हारी हड्डियां चबा रहा होता। हाँ।
चारों अंग्रेजन बहुएं कोमल के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी और कहने लगी, प्लीज फॉरगिव अस, हम तुमसे जेलस था इसलिए ऐसा किया, बट यू आर सो नाइस। दीदी आप चारों मुझसे बड़ी हैं, मुझसे जलने की क्या जरूरत, मुझे तो आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। तो वो चारों बोली, सो स्वीट ऑफ यू कोमल। ओ मेरी फॉर्चूनर बहुओं, देखा अपनी काली देवरानी को, कितनी समझदार है वो। अब देवरानी जेठानी यहीं बतियाती रहोगी या अब घर भी चलोगी? कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार हम सब ही शेर का भोजन बन जाएं। हाँ। अंगूरी की बात सुनकर पांचों बहुएं हंस पड़ी और घर की तरफ चल दी। माधवी, ललिता और चेतना तीनों बचपन की पक्की सहेलियां थीं। चेतना बहुत गरीब परिवार से थी, वहीं ललिता और माधवी दोनों अमीर थीं। अगर शादी के बाद हम तीनों बिछड़ गए तो क्या होगा? कैसे जी पाएंगे हम एक दूसरे के बिना? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी चेतना। शादी के बाद हम तीनों बेशक अलग हो जाएं, लेकिन हमारा मन और आत्मा हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सच माधवी, लेकिन मुझे तो डर लगता है। तुम दोनों पहले ही इतनी अमीर हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी और भी अमीर घराने में करेंगे। बहुत बड़े घर में शादी होने के बाद तुम दोनों बदल तो नहीं जाओगी ना? चेतना, हम कभी नहीं बदलेंगे। चलो तो इस बात पर पिज्जा हो जाए। वैसे भी चेतना, तुम तो पिज्जा की दीवानी हो। ये बात सुनकर चेतना थोड़ी सी भावुक हो गई। वह बोली, अभी तो तुम दोनों मुझे पिज्जा खिला देती हो, लेकिन शादी के बाद तो शायद मैं पिज्जा के लिए तरस ही जाऊंगी। ऐसा क्यों सोचती हो? क्या पता तुम्हें भी कोई अमीर लड़का पसंद कर ले। आखिर कमी क्या है तुम में? कोई चिराग लेकर भी ढूंढेगा ना तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी, समझी? तीनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और पिज्जा खाने निकल गईं। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि तीनों सहेलियों की शादी हो गई और वो एक दूसरे से अलग हो गईं। माधवी और ललिता की तरह चेतना की शादी भी एक अमीर लड़के राकेश से हो गई। चेतना, कैसा लग रहा है तुम्हें उस 20 गज के मकान से इतने बड़े घर में आकर? राकेश जी, मायका तो मायका होता है। अब वह 20 गज का हो या 20,000 गज का, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये मायका वायका छोड़ो, अब तुम झुग्गी झोपड़ी वाली लड़की नहीं बल्कि रईस घराने की बहू हो। यहाँ के तौर तरीके सीख लो। चेतना समझ नहीं पाई कि ये उसे सिखाया जा रहा है या उसे उसकी गरीबी का ताना दिया जा रहा है। यूं ही समय बीतने लगा। चेतना के गरीब होने की वजह से राकेश उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो तो राकेश के पिताजी थे जिन्हें चेतना बहुत पसंद आई और वो उसे अपने घर की बहू बना लाए। एक दिन चेतना की छोटी ननद प्रिया बोली, भाभी आपको खाने में क्या पसंद है? प्रिया, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। पता है, मेरी 2 बहुत अच्छी सहेलियां थी जिनके साथ मैं अक्सर पिज्ज़ा खाने जाया करती थी। चेतना की बात सुनकर राकेश बोला, अच्छा, तुम्हारी औकात थी पिज्जा खाने की? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कभी जिंदगी में पिज्जा खाया होगा, और खाया भी होगा तो जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने खिलाया होगा। ये क्या कह रहे हो राकेश? तुम्हें अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? बहुत जबान चलाने लगी हो। सच कहते हैं, कुत्तों को घी रास नहीं आता। राकेश, बहुत हो गई बेइज्जती, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तो चली क्यों नहीं जाती? वैसे भी जिंदगी में पिज्जा खाकर ऐश करने वाली लड़की का हम जैसे लोगों में गुजारा नहीं हो सकता। चेतना राकेश की बातें सुनकर रोने लगी। वह सोचने लगी, इससे तो मैं गरीब ही अच्छी थी। कम से कम किसी ने मेरे चरित्र पर सवाल तो नहीं उठाया था। बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चेतना सोच ही रही थी कि राकेश के फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन सुना तो फोन हाथ से नीचे छूटकर गिर गया और वह माथा पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। अब क्या होगा? मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। चेतना ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ राकेश? सब ठीक तो है? हमारी कंपनी में आग लग गई, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। चेतना ने मन बना लिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी,
मगर इतने बुरे समय में वह कैसे जा सकती थी। उसने राकेश को उठाकर सोफे पर बिठाया और पानी देकर कहा, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ गलत ही हो रहा है। ये समय बहस करने का नहीं है, ये सोचकर चेतना चुप रही। कंपनी में आग लग गई, लाखों रुपए का माल और मशीनें जलकर राख हो गईं। कॉन्ट्रैक्ट वालों का पैसा घर बेचकर चुकाना पड़ा। अब राकेश और चेतना अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहते थे। कब तक यूं मातम मनाते रहोगे? कुछ खाओगे? खाने में क्या बनाऊं? अरे मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती तुम? नहीं खाना मुझे कुछ भी, और बनाओगी भी क्या? मेरे पास पैसे नहीं है राशन के लिए। महीना भर गुजर गया। चेतना और उसके परिवार के दिन बड़े कष्ट में गुजर रहे थे। ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। उधर जब माधवी और ललिता को जब चेतना के बारे में पता चला तो वो दोनों बहुत दुखी हुईं। इतना कुछ हो गया, न जाने क्या गुजर रही होगी चेतना पर। चलो माधवी, उससे मिलकर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे मिले भी नहीं हैं। सही कह रही है ललिता, ऐसे में उसे हमारी बहुत जरूरत होगी। ललिता और माधवी जब चेतना के किराए के मकान में पहुंचे तो उसके हालात देखकर वो दोनों बहुत दुखी हुईं। चेतना, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने बताया भी नहीं। क्या बताती मैं? गृहस्थ जीवन में जब मुसीबत आती है तो दिमाग शून्य हो जाता है। लेकिन तुम मेरी पक्की सहेली हो और मुसीबत के समय तुम मेरे पास आई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चेतना, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि राकेश का सारा बिजनेस चौपट हो गया। कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। अरे मैं तो बातों में भूल ही गई, चाय बना कर लाती हूँ। चेतना रसोई में गई तो देखा कि ना तो दूध था और ना सिलेंडर में गैस। हे भगवान, ये दोनों पहली बार मेरे घर आई हैं और मैं उन्हें चाय भी नहीं पिला सकती। ललिता और माधवी ये सब चुपके से देख और सुन रही थीं। अपनी सहेली की दुर्दशा वो देख नहीं पाई और बिना कुछ कहे वहां से चली आईं। माधवी, हमें चेतना की मदद करनी चाहिए। मैं सौरभ से राकेश के काम की बात करती हूँ। उसका हाल देखा नहीं जा रहा। उसे कितनी गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं भी अशोक से बात करती हूँ। दोनों ने अपने अपने पति से बात करी। उनके पति बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए सौरभ ने उसे अपने ऑफिस में बतौर मैनेजर की पोस्ट पर रखने का वायदा कर लिया। माधवी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सहेली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? कोई बात नहीं, नौकरी तो सौरभ ने दे दी है। उनसे कहना कि जब तक उनका अपना घर नहीं हो जाता तब तक वो हमारे खाली फ्लैट में रह सकते हैं। कम से कम किराया तो बचेगा। माधवी और ललिता बहुत खुश थीं कि उनके पतियों ने उनकी सहेली की मदद करने का वायदा किया है। यही खुशखबरी सुनाने के लिए उन्होंने चेतना के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। ये क्या माधवी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने हम खाली हाथ जाएंगे? कुछ मीठा लेकर चलते हैं। मीठा नहीं पगली, तीखा। जानती हो ना उसे पिज्ज़ा कितना पसंद है। देखते ही खुश हो जाएगी। वैसे भी हम तीनों को एक साथ पिज्ज़ा खाए बहुत समय गुजर गया। जब वो दोनों चेतना के घर पहुंची तो चेतना बहुत उदास बैठी थी। कल से उसके घर में खाना नहीं बना था। अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ। और ये इतना सारा क्या लाई हो? बहुत दिन हुए ना साथ बैठकर पिज्ज़ा नहीं खाया, इसलिए पिज्ज़ा लाए हैं। और साथ में खुशखबरी भी है। मैंने राकेश जी की नौकरी की बात कर ली है। वो कल मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब तुम, जब तक तुम्हारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो। कम से कम किराए से तो बचोगे। ललिता, सबको पिज्ज़ा दो। सब लोग भूखे थे, इसीलिए सब लोग जल्दी जल्दी पिज्ज़ा खाने लगे। चेतना, इस पिज्जा के लिए मैंने तुम्हें बहुत जलील किया था। शायद मुझे तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिली है। मुझे माफ कर देना। आज तुम्हारी सहेलियों ने हमारी इतनी मदद की है, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान चुकाने का मौका हम तुम्हें जरूर देंगे। बस इतना करना कि हमारी सहेली को हमारे साथ पिज्जा खाने से नहीं रोकना। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े।